अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। देखो बिल्कुल आ रहा हुआ। नहीं आ रहा, क्या बात कर। अगवाणी वाले चैनल पे ना। हाँ देखो जरा, नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, हमने जैसे आपको बताया था ना कि ये मोदी सरकार है, ये मोदी स्टाइल है। जो नेता तमाम जो नेता बन के घूमे फिर रहे थे, खूब अनाउंस कर रहे थे 1 तारीख को बजट में आएगा, 1 में ये होगा। हमने आपको कहा था कि हम कुछ नहीं कहेंगे, जो हमें कहना था वो हमने जेसीएम के तमाम नेताओं से आपकी बात करा दी थी, उनके विचार आपको रखवा दी थी और हमने आपको कहा था कि आप उनके बातों से अंदाजा लगाइए। बाकी हमारा काम यही था कि बस आपको एक संवाद स्थापित करना का था। और आज उसी मोदी स्टाइल में, जब किसी को पता नहीं था, किसी को अंदाजा नहीं था, 8वां वेतन आयोग आपके सामने है। आज कैबिनेट बैठक के बाद जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं, उन्होंने, और सूचना प्रसारण मंत्रालय भी, तो उन्होंने जो है आज इसका ऐलान कर दिया। ऐसे ही आ रहा है ना, एक चाहिए ना, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो साथियों, हम जैसे ही ऐलान हुआ तो हम दौड़े दौड़े आए अपने एलन पाठक सर के पास, जो कि आपको, वो देखिए एआरएफ के नेता हैं ही, वो जोनल सेक्रेटरी हैं, जो रायबरेली मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री वहां का जो कर्मचारी यूनियन है वहां के जनरल सेक्रेटरी हैं ही, यहाँ पर भी एआरएफ में भी। लेकिन इनको यहाँ पर जो हम 8वें वेतन आयोग पर जो हमने कड़ी की शुरुआत की थी, जो कि आपको पुराने मतलब जानकारी जिसकी काफी तारीफ हुई थी, बहुत लोगों को वो चीजें नहीं पता थी जो उन्होंने बताया था। तो आज हम फिर दौड़े आए कि सर, मतलब खुश तो होंगे, आपका भी पेंशन बढ़ेगा। नहीं, इसमें अपेक्षित था। हाँ, और देश का पूरा केंद्रीय कर्मचारी, और केंद्रीय कर्मचारी ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य कर्मचारियों को भी इसी की आस रहती है कि केंद्र के कर्मचारियों का जो होगा उसी आधार पर राज्य भी आगे पीछे उसको लेकर चलते हैं। तो बड़ी अपेक्षा थी और बड़ा दबाव था सरकार को के ऊपर, केंद्रीय कर्मचारियों का, ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन का, नेशनल काउंसिल जेसीएम का भी। महामंत्री ने भी, हमारे साथी शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी ये बात कही थी जी कि भारत सरकार या देश का प्रधानमंत्री, हाँ, ये केंद्रीय कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। आशान्वित थे हम लोग, लेकिन विलंब हुआ है, ये विलंब से घोषणा हुई है। लेकिन साथियों, जो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि आप सिर्फ वीडियो में जो नेता बोल रहे हैं उनकी बात को ध्यान दीजिए। उस बात को मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुछ ही दिन पहले जब खूब बवाल हो रहा था कि भाई सरकार ने मना कर दिया, 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा क्योंकि राज्यसभा में ऐलान हो गया, उसी समय हमने शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ इंटरव्यू किया था, बातचीत किया था। उन्होंने क्या कहा था याद करिए। जो इसलिए कहता हूं कि आजकल लोग जो व्यूज सब्सक्राइबर के चक्कर में कुछ से कुछ बनाते हैं, लेकिन अगर मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मैंने और मैं उस बात को हमेशा आप लोगों को इशारा करता हूं, उन्होंने कहा था अरे भाई उस समय नहीं था, सरकार का प्लान नहीं है उस समय, तो क्या प्लान कभी भी नहीं होगा? सरकार तो कभी भी कुछ भी कर सकती है। आप अगर याद करिए उस बातचीत को, तो सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो मैं जो बार बार आप नोटिस ये भी कीजिएगा, जब मैं उनके साथ बार बार बात करता हूं तो आपको कहता हूं कि देखिए, मैं तो गेस नहीं कर पाया, आप इनके भाव भंगिमा से, इनके बोलने के बॉडी लैंग्वेज से, बोलने के स्टाइल से अगर आप कुछ पता लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। और वही बात सच हुई। बाकी 1 फरवरी 1 तारीख को बजट और ये वो जो लोग चला रहे थे, सब गलत साबित हुए। क्योंकि देखिए, इस सरकार का एक टिपिकल स्टाइल है कि जब जो सब बोले नहीं करना, हम अचानक से कुछ कर देंगे।
तो यही हुआ और आज भी यही हुआ। खैर, सबसे बड़ी बात कि जिस चीज को लेकर पूरे देश के कर्मचारी परेशान थे, पूरे देश के कर्मचारी जो है मतलब बड़ी वो इसमें दिन रात वो इसी चिंता में थे कब आएगा 8वां वेतन आयोग। कहीं जिस तरह से चल रहा है, कहीं सरकार हमें 8वां वेतन आयोग देगी तो नहीं, इस पर भी लोगों को लगने लगा था। तो उसके बाद वो फिटमेंट फैक्टर भी गिनते थे कि भाई पैसा इतना हो जाएगा तो मेरा कितना बढ़ेगा। तो हम आते थे एलन पाठक सर के पास कि सर आप एक पुराने मंजे कर्मचारी नेता हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से बताइए कि कर्मचारियों का नफा नुकसान क्या होगा, जिस पर कि पाठक सर के साथ हमने काफी वीडियो बनाए और वो सब बताए। तो आज हम पाठक सर से सर यही चर्चा करेंगे, क्योंकि कर्मचारियों में अब एक तो टेंशन खत्म हो गया कि गठन को सरकार ने मंजूरी दे दी है ना, तो वो सब मैं ये भी याद करिए, मैं आपको कहता था कुछ ये जो कह रहे थे ना कि परफॉर्मेंस बेस्ड और ये और वो, ये सब अभी अब हो गया कि अब 8वां वेतन आयोग है, ये अब सच्चाई है। बाकी जो थ्योरी थी सब गलत हो गई, सब व्यूज और सब्सक्राइबर का चक्कर था, सब उसमें जिसने अपना जितना बनाया वो समझ लीजिए। तो हकीकत ये है कि 8वां वेतन आयोग अब आपके सामने है। तो अब जो है, अब हम सर से जानेंगे, सर अब तो वेतन आयोग आ गया, अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है, जैसे आप हमेशा से बताते रहे हैं कि अब ऐसे, तो ये हम संक्षेप में आपको, मैंने आप समझ लीजिए सर, पूरा आज तो खुशी का दिन है, बताइए। देखिए, वेतन आयोग की घोषणा प्रधानमंत्री ने उसकी अप्रूवल दे दी और देश के संचार मंत्री और रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी इस बात को चैनल पर शायद अपनी रिपोर्टिंग की है कि उसका अध्यक्ष और 2 सदस्य ये नामित किए जाएंगे। वेतन आयोग में अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होता है, वो सिटिंग भी हो सकता है, ज्यादातर सेवानिवृत्त जज ही सुप्रीम कोर्ट के इसमें रहे हैं, और 2 सदस्य होते हैं। अभी इसी पर बात कर ली जाए जी। हमारा हमेशा से ये कहना रहा है, एक तो इसमें जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष तो सुप्रीम कोर्ट का जज रहता है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जज ही रहेंगे या कोई भी हो सकता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज ही रहा है आज तक, मतलब आज तक रहा है, लेकिन प्रक्रिया में अच्छा एक जस्टिस ही रहा है शुरू से, पहले वेतन आयोग से और 7वें वेतन आयोग तक। मतलब ये परंपरा रही, ये परंपरा, हाँ, लेकिन हो कोई भी सकता, जैसे कोई ताकि वो न्यायिक हो, अच्छा, जुडिशस हो, ये उसका एक एंगल है। मान लीजिए मतलब जो 2 मेंबर होगा नीचे, वो कुछ इधर उधर करे तो जज साहब, अभी जो हम कहना चाहते हैं सर कि इसमें हम इस घोषणा के साथ जो अपनी विशेषकर युवा पीढ़ी है, हाँ, उनके भी हम संज्ञान में लाना चाहते हैं, जिन कमियों को हमने इसके पूर्व 4थे पे कमीशन से तो मैं स्वयं रिप्रेजेंट करता रहा हूं, हमने 4था पे कमीशन, 5वां पे कमीशन, 6वां पे कमीशन, 7वां पे कमीशन, इसमें जस्टिस के सामने अपने विभिन्न तकनीकी कर्मचारियों, हमारे रनिंग के कर्मचारियों, बहुत सारे कैटेगरी, रेल की तो बहुत बड़ा विभाग है ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, आप उसमें गए भी हैं, रिप्रेजेंट भी किया? रिप्रेजेंट किए हैं, हमने सारी कैटेगरियों को रिप्रेजेंट किया है, सारे पे कमीशनों में किया है, महामंत्री के साथ, यस, अरे वाह, महामंत्री के साथ में टेक्निकल कैडर, रनिंग कैडर, इन वो चाहे हमारे खलासी जिनको हेल्पर कहते हैं, वहां से लगा के मास्टर टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर्स, सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स, हाँ सर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे डिपार्टमेंट्स प्लस ऑपरेटिंग स्टाफ, कुछ मेडिकल कैटेगरी, इन सब का रिप्रेजेंटेशन मैं करता रहा हूँ, बहस करता रहा हूँ। अच्छा। क्यों इतना वेतन होना चाहिए, क्यों इस विशेष तरह का भत्ते क्यों होने चाहिए, क्या जस्टिफिकेशन है? सर इस बार भी करिए बिल्कुल। अगर ये नेतृत्व हमारा इस काबिल समझेगा तो जवाब लगाएगा। अब तक जितना वेतन आयोग में किया इसमें भी करिएगा। हमें तो साथियों देखिए, हमने शुरू से ही ऐसे आदमी को पकड़ा, ऐसे सर को पकड़ा है कि अब जब ये करेंगे तो समझिए ये साथ रहेंगे। जी सर, हमें जो कमी महसूस होती रही है, मैं आज के इस मौके पर अब्दुल कलाम साहब को याद करना चाहता हूँ। जी सर, करिए सर। और कलाम साहब ने ये कहा था कि कोई भी देश
विकसित राष्ट्र तभी बन सकता है जब उस देश के वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजिस्ट, तकनीकी क्षेत्र के लोगों का गौरव, गरिमा, उचित स्थान और उचित सम्मान ये सुनिश्चित करेगा जो देश, वही विकसित राष्ट्र बनेगा। पे कमीशनों में जो सदस्य होते हैं, सरकार की जो भी व्यवस्था रही हो, अब देश 2047 तक प्रधानमंत्री इसको विकसित राष्ट्र बनाने का सपना और संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ते दिख भी रहे हैं। इस मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे सदस्य की संख्या एक बढ़ाई जाए, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र से एक सदस्य अवश्य नामित किया जाए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ताकि ये देश के कर्मचारियों का जो उत्साह है, जो उमंग है, जो उनके अंदर की क्षमता है, वो उनको मिलने वाले जो वेतन है, जो उनके भत्ते हैं, जो उनके कार्य का मूल्य है, वो उनको दिया जा सके। इसलिए मेरा सबसे पहला अनुरोध प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और माननीय रेल मंत्री से भी है कि एक सदस्य अतिरिक्त इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र का रखा जाए। मतलब आप सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं, क्योंकि आपकी बात को गंभीरता से लेना होगा दर्शकों, क्योंकि देखिए ये अब तक जितने वेतन आयोग थे सब में जो है कर्मचारियों की तरफ से वो रिप्रेजेंट किए, वहां पे अपनी बात रखी। तो उसमें इनका कहना है कि जो अमूमन होता है, जो परंपरा के तौर पर अभी तक होता आया है, एक जो है चीफ उसके हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, 2 मेंबर होते हैं। तो ये कह रहे हैं, पाठक साहब कह रहे हैं कि 2 मेंबर भले 3 मेंबर कर दीजिए, लेकिन करिए और वो तकनीकी क्षेत्र से, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र का एक एक्सपर्ट हो जी। क्यों वो एक्सपर्ट क्या करेगा, रखा जाए। जाके पैर न फटी बीमारी, सो का जाने पीर पर आई। तकनीकी क्षेत्र के कार्य की, वैज्ञानिक क्षेत्र के अनुसंधान की कितनी मानसिक रूप से जो उनके अंदर की प्रखर क्षमता है, उसको उभार कर सामने आने के लिए उनको उचित सम्मान, उचित स्थान ये दिलाना सुनिश्चित करने के लिए देश को 1947 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 1947 2047 क्षमा करें, तो 2047 जब 100 वर्ष पूरा होगा, इसलिए मैं 1947 ठीक है। तो होता है बोलने में, आप इतना जोश में बोलने में हो जाए। तो ये मेरा एक विशेष आग्रह है। और ये मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से भी और नेशनल काउंसिल जेसीएम का भी, उससे संबद्ध अपने फेडरेशन और यूनियन का एक सिपाही होने के नाते मैं ये आग्रह करना चाहता हूं और ये आशा करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आप इसको टैग करेंगे, जो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रेल मंत्री तक ये हमारी आवाज वहां पहुंचे। सर, तो हम तो थोड़ा सा लोगों के सवाल लेते हैं। काफी लोग हमें लाइव देख भी रहे हैं। आप लाइव हैं, हम रिकॉर्ड नहीं करना, आपको पता है ना सर, हम लाइव है। लाइव है तो आपको पहले बताना चाहिए। तो ये लोग आपको देख भी रहे हैं और अच्छी खासी संख्या में जुड़े हुए लोग, और वो सवाल भी कर रहे हैं आपसे। जो सवाल कर रहे हैं वो पूछे। हाँ, तो जावेद राठौर जी हैं, ओपीएस का भी। अच्छा ठीक है, वो खान कदर मुबारक हो जी, मुबारक। श्री कृष्णा ब्लॉग श्री सर, स्टेट एम्प्लॉइज का कोई फायदा होगा? देखिए, पाठक साहब ने कहा, शुरुआत में कहा था कि चूंकि ये है, ये सबके लिए होगा, तो राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए भी ये होगा। सत्य प्रकाश जी, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, उस पर आते हैं, अभी आएंगे, चर्चे पर आएंगे। गजब सर आपकी मुहिम। इसमें हमारी मुहिम क्या है भाई? हमारी मुहिम सिर्फ इतनी थी कि हमने गलत खबर आपको नहीं बताई, और हम इसको लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने आपको चंद व्यूज के लिए, कुछ पैसे के लिए हमने आपको गलत खबर कभी नहीं बताई कि अब आ रहा है, कब आ रहा है। हमने आपको हमेशा उन लोगों से बात करवाई, उन लोगों की बात आपके सामने रखी जो इस मामले में जिनकी पकड़ होती है, और उन्होंने आपको इशारा भी किया था। ये अलग बात है कि आप कहीं और कुछ और देख के भी हमसे सवाल पूछते थे, लेकिन आपको उन लोगों ने इशारा किया था कि उस दिन मंत्री जी ने कह दिया राज्यसभा में, लेकिन कभी भी बंद नहीं होता है। नहीं, इसमें हम थोड़ा जोर दें, जो आप समझा रहे हैं बच्चों को, वो ये है कि देखिए,
जब पुरानी पेंशन की लड़ाई और ये सब चीजें बहुत चरम पर थी जी, उस दौरान हमारा नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में भी, और उस समय जो आज इस समय वाणिज्य मंत्री है माननीय पीयूष गोयल जी रेल मंत्री थे और उस अधिवेशन में गए थे। कुछ उन्होंने ऐसी बात उनके मुंह से निकल गई जिसको लेकर काफी हंगामा खड़ा हो गया, और उस हंगामे का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने तब किया अच्छा, जब एनपीएस का पहले जो था 10% और 10%, इसका सरकार का प्रपोजल था कि 12% सरकार देगी और 12% कर्मचारी देगा, कटौती होगा। मतलब यूपीएस की बात कर रहे हैं? मैं एनपीएस की बात कर रहा हूँ। एनपीएस के समय में जब ओपीएस की मांग जोरदार ढंग से यूपीएस आने के पहले चल रहे थे, तो आंदोलन तो 2004 से चल रहा है। ठीक है, ये बात पीयूष गोयल जी के रेल मंत्रित्व काल की है। बहुत जबरदस्त हंगामा वहां खड़ा हो गया था लखनऊ में। इसको प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित करते हुए उस मीटिंग में जो एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों में बहुत गुस्सा है। अच्छा, इसका गुस्से का अंदाजा पीयूष गोयल जी से पूछ लीजिए। अच्छा, जो आप लोगों के ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। उस जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वित्त सचिव, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, ये सब जो और 3-4 सचिव, 5 सचिव उसमें होते हैं वित्त मंत्रालय में, अलग अलग विभाग है। अभी अलग विषय है, कभी आप पूछिएगा वित्त विभाग कैसे क्या करता है जी। तो ये बात की मुहिम क्या है, हम थोड़ी बात बच्चों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। सर बताइए ना। देखिए, सवाल ले लें पहले अभी सवाल लीजिएगा। अच्छा, ठीक। बच्चे सुन लें, हमारे कर्मचारी साथी सुन लें जी। कर्मचारियों में हमसे वरिष्ठ कोई होगा नहीं, इसलिए मैं बच्चे कह देता हूँ, क्योंकि मैं केवल 75 साल का हुआ हूँ अभी। अरे बताइए। तो जो चीज हम कहना चाहते हैं, जी कहिए ना। गठन की एक अप्रूवल आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो गई, घोषणा रेल मंत्री ने कर दी जी। जो सदस्य और अध्यक्ष नामित होने की बात है, उस पर हमने अपना पक्ष आपके सामने रखा जी कि एक सदस्य वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र का निश्चित रूप से रहना चाहिए, क्योंकि उसमें एक कार्मिक का सदस्य बना देते हैं और एक वित्त विभाग का बना देते हैं। बिल्कुल। तो जो जिसका जैसा काम, जिसकी जैसी जिसका देश के प्रगति में और दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस और सबसे अच्छी हम रेल के उसमें कहें तो आज आधुनिकतम टेक्नोलॉजी जो दुनिया में, अभी रेल मंत्री ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की है कि जहां कहीं भी हाइड्रोजन के इंजन, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, मतलब हाइड्रो पावर जो है जी, ये दुनिया में जहां कहीं भी अभी तक बना है हाइड्रोजन से चलने वाला इंजन, वो 600 हॉर्स पावर का ही है दुनिया में। अच्छा, इससे ज्यादा का नहीं है। अभी एक देश ने 650 हॉर्स पावर का ट्राई किया है। भारतीय रेल का जो ये हाइड्रो इंजन है, ये 1200 हॉर्स पावर का इंजन का है, जिसका ट्रायल होने जा रहा है। अभी हमारा ख्याल है इसी अगले महीने या मार्च में उसका ट्रायल हो जाएगा। ट्रायल होगा तो ये सारी टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। आप सिग्नलिंग देख रहे हैं, आप कोचेज देख रहे हैं, आप इंजन देख रहे हैं, सारा विकास आप देख रहे हैं। तो ये इसलिए ये आवश्यक है कि तकनीकी कर्मचारी, वैज्ञानिक, रिसर्चर्स, इनको उचित तकनीकी कर्मचारी, वैज्ञानिक, रिसर्चर, आप बोलते रहे सर, इनको अगर देश को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनना है और
कठिन परिश्रम, पूरी क्षमता से कर्मचारी पूरी अपनी जितना भी उसके मस्तिष्क में जितना दिमाग वो लगा सकता है, जितनी कारीगरी स्किलनेस जितना दिखा सकता है, उसका पूरा दोहन सरकार और ये भारत देश ये प्राप्त कर सके, ताकि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन सके। इसलिए ये आवश्यक है, इस बार इसका ध्यान रखा जाए। तो जी एक मूल बात कि अभी टर्म्स एंड रेफरेंस पे कमीशन क्या क्या करेगा जी, इस पर सब क्या उसकी सीमाएं होंगी, उसके मूल तत्व किन किन बातों पर, किन किन विषयों पर वो विचार करेगा, ये टर्म्स एंड रेफरेंस अभी बनना बाकी है। जब कमेटी बनेगी, कमेटी को टर्म्स एंड रेफरेंस बनेगा, वो सर्कुलेट होगा। वो कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, पब्लिक डोमेन में आएगा, आप मीडिया वालों को सबसे पहले पता लगेगा जी। 2-3 बातें मूल हैं जो इसमें हम हमारे जो युवा हैं, जिनको अब विकसित राष्ट्र होगा, तो आज जो युवा हैं वो 2047 देखेंगे, विकसित राष्ट्र को देखेंगे। हम लोग अपने अनुभवों से जो परिकल्पना कर सकते हैं, उसमें जो योगदान दे सकते हैं, वो हम लोगों को, बच्चों को भी समझाने की बात है। हमने 7वें वेतन आयोग में और 6ठे वेतन आयोग में भी ये बात रखी थी, लेकिन 7वें वेतन आयोग में तो काफी जोरदार ढंग से रखी थी, और वो ये थी कि जो कर्मचारियों का वेतन तय होता है, ये एक आदमी के ऊपर, वही आ गया डॉक्टर रक्टरायत फार्मूला कि एक आदमी के जीवन यापन के लिए उसमें सारी चीजें हैं। मैं इस पर आपको विस्तार से पहले कह चुका हूं, उसको खाने में, पीने में, कपड़े में, लत्ते में, दवाई में, बच्चों के संचालन में, जो परिवार में वृद्ध माता पिता है उनको लेकर के, उनकी सामाजिक शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, हर चीज सब कुछ एक आदमी के ऊपर खर्च क्या आएगा। अभी सरकार ने 7वें वेतन आयोग में 3 यूनिट माना था कि एक कर्मचारी का जो परिवार है जी, उसमें कर्मचारी को 1 यूनिट, इसको लेकर एक पत्नी को 0.8 और 2 बच्चों को आधा माना था 0.6। इस पर बहुत बहस हुई थी हमारी जस्टिस जो पे कमीशन के चेयरमैन थे एनडीटीवी के चैनल पर, और बहुत विस्तार से मैंने और साथियों कन्विंस किया था। सर को रोकते हुए मैं आपको बता दूं कि इस बात को देखिए, यूट्यूब की एक लिमिट है। आज क्या है ना, एक माइक लेते हैं, एक जीमेल का आईडी लिया, यूट्यूब चैनल बना लिया, उस यूट्यूब में चूंकि ये चीज पता था लोगों को, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट उनको पता था, लेकिन आजकल जो यूट्यूब चाहे क्या करते हैं, एक जीमेल आईडी लिया, माइक लिया, घूम गया जी, बोलिए जी। लेकिन इस बारे में इस बार आपको इसी चैनल पर पाठक सर ने बताया था, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि हमने पहले भी आवाज उठाया, तो इस बार कोशिश करेंगे, चूंकि बीजेपी कहते हैं संस्कार संस्कृति वाली पार्टी, तो इस बार जिस माँ बाप को जो फिट उसमें काउंट नहीं करते हैं, इस बार जो है उसको काउंट किया जाए। निश्चित रूप से कर्मचारियों का 3 यूनिट मानकर वेतन निर्धारण, न्यूनतम वेतन, और उसी आधार पर नीचे से लगाकर और हाईएस्ट उच्चतम वेतनमान, इसका निर्धारण होता है। माता और पिता, अगर इस सरकार में जो हमेशा राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, सनातन व्यवस्था, भारत की भव्य संस्कृति, पुरातन संस्कृति, इसकी जो बात करती है सरकार, वो पे कमीशन को निर्देशित करे कि कर्मचारी, उसकी पत्नी, 2 बच्चे ही सही, 2 बच्चे और उसके माता और पिता, ये 5 यूनिट का, एक कर्मचारी का 5 यूनिट का परिवार मानकर वेतन का निर्धारण और फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाए। ये टर्म्स एंड रेफरेंस में सरकार को पहले से ही मेंशन करना चाहिए, निर्देशित करना चाहिए। तो सर अब ये बताइए, ठीक है अब हो गया, अब आज जैसे कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने अश्विनी वैष्णव जी ने घोषणा कर दिया कि प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है इसको। सर जरा ऐसे समझ, अब क्या होगा,
अब जो एक कमेटी बनेगी, वही 3 जो आप कह रहे थे कि एक जो है जज मुख्य होंगे और उनके अब नीचे क्या तो, होगा हाँ ये हम आपको बताते हैं। जी वो बताइए ताकि एक दो बातें रह गई कि पेंशनर्स भी पे पूछ कमीशन रहे से उनकी पेंशन का भी निर्धारण होता है। हाँ उनका भी पेंशन बढ़ेगा। पेंशनर्स का भी जो 5वें वेतन आयोग ने पहले के जितने पेंशनर्स हैं, बहुत कम वेतन पे लोग रिटायर हुए आज के 40 साल पहले, उनको रिवीजन तो हुए, लेकिन जो 5वें वेतन आयोग ने जो किया था वो न्याय प्रक्रिया थी कि जो जिस पद पर आज है अगर वो कर्मचारी होता तो आज उसका वेतन क्या होता, ये भी आपने चर्चा की थी पहले जी। मैं चर्चा कर चुका हूं। हाँ हाँ। तो आज जो कल जूनियर इंजीनियर रिटायर हुआ उसका पेंशन, और जो 30 साल पहले है, सौभाग्य से मैं कहूं या दुर्भाग्य से कहूं कि अभी जिंदा है, तो एक जूनियर इंजीनियर पेंशन पाए 40,000 और दूसरा पाए 18,000, वो भी जूनियर इंजीनियर ही था। तो बजाय जीने की ललक और जीने की गरिमा ये दोनों प्रभावित होती है। इसलिए जो कदम 5वें वेतन आयोग ने उठाया था कि वो मैं 8वें वेतन आयोग से ये उम्मीद करता हूं कि ये अब लगभग 30 साल पूरे हो जाएंगे, तो जो अभी हैं धरती पर उनको 5वें वेतन आयोग की तरह पेंशन का निर्धारण किया जाए। हमने उसमें यही बातचीत किया था कि क्या 30 साल बाद फिर से जो है पेंशनर्स की वो मुराद पूरी होगी है, ये हम अपेक्षा करते हैं। कम से कम इस जो प्रधानमंत्री है, ठीक है हमारे बहुत से मामलों में विचार अलग हो सकते हैं भी, लेकिन राष्ट्र और देश के लिए भारतीय सेना के बाद भारतीय रेल है जो देश की दूसरी रक्षा पंक्ति है। पैरामिलिट्री भी है। पैरामिलिट्री तो हम सेना में ही सम्मिलित मानते हैं, सरकार किन्हीं कारणों से नहीं मानती। पैरामिलिट्री ही सबसे ज्यादा शहीद होती है, आप इसकी गिनती कर ले चाहे देश तो पैरामिलिट्री वाले एकदम दिल उनका गार्डन गार्डन हो जाएगा आपको सुन के, जैसा बोलो तो मतलब देश की रक्षा तो वास्तव में पैरामिलिट्री ही करती है, वो तो सेना तो युद्ध में लड़ती है। देश की रक्षा चाहे हमारी बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, हमारी तिब्बतन की फोर्स है, सीआरपीएफ है, ये जो हमारे साथी हैं पैरामिलिट्री के, देश की आंतरिक सुरक्षा, और बीएसएफ तो बाहर से कोई आ न जाए, ये तो जिम्मेदारी ही बीएसएफ की है। सबसे ज्यादा तो जो कैजुअलिटीज हैं वो हमारे बीएसएफ की हैं, सीआरपीएफ की हैं, पैरामिलिट्री की हैं। बिल्कुल उनका जो स्थान होना चाहिए उसमें कमियां हैं, जो उनका सम्मान होना चाहिए उसमें भी कमियां हैं। इस सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं जो देश की और राष्ट्र प्रथम की बात करती है, तो राष्ट्र की रक्षा में, राष्ट्र के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में जो साथी हमारे पैरामिलिट्री के हैं उनको उचित स्थान, उचित सम्मान और उचित गरिमापूर्ण जीवन उनका भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये सरकार पे कमीशन में सुनिश्चित करे। विकसित राष्ट्र बनने के लिए यह भी आवश्यक है। तीसरी एक बात अपने साथियों को यह भी कहना चाहता हूं कि जो सरकार जब इसमें जो एक्वायर्ड फार्मूला के 12 बिंदु हैं, 12 पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सारी होती है बच्चों की शिक्षा से लेकर के, तो आज शिक्षा भी वैश्विक स्तर पर सबसे श्रेष्ठतम और अनुसंधान करने वाले, प्रधानमंत्री की अनेकों योजनाएं इस देश में उन्होंने बच्चों के लिए, यहां तक कि राजनीतिक क्षेत्र के लिए जिनका कोई सगा संबंधी राजनीति में न रहा हो, ऐसे उन्होंने 1,500 का चयन किया है। लगभग बहुत सारे साथियों ने जिनकी संख्या हजारों में है। सर तो ये बताइए, ये हो गया 8वां वेतन आयोग, चलिए हो गया, अब तो कमेटी हो जाएगा जिसको लेकर की बड़ी चर्चा बड़ी लोगों में ये थी कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। देखिए आप पुराना वीडियो देख सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर का कैसे गठन हो, तो फिटमेंट फैक्टर कैसे मापा जाता है
वो आप पाठक सर का ये साथ ही वीडियो है, वो 8CPC जो प्लेलिस्ट है चैनल का। और साथियों जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और हमको क्या मिलेगा, आप सब्सक्राइब करिएगा, वही हमारा सपोर्ट होगा, वही हमारा मनोबल बढ़ाएगा। तो आपके लिए और जो है मन लगा के करेंगे। तो सब्सक्राइब करिए भी, करवाइए भी, और सक्षम हो, और सक्षम या सरकारी कर्मचारी सक्षम ही होता है, तो एक ज्वाइन भी करिए चैनल को, थोड़ा हमें मजबूती मिले, क्योंकि हम ना सरकारी कर्मचारी हैं, ना हमको 8वां वेतन आयोग मिलेगा, ना हमको पेंशन मिलेगा, कुछ नहीं मिलना हमको। तो चैनल को बढ़ाइए, सपोर्ट करिए ज्वाइन करके, ताकि हम और जो हमको जोश मिले, हम और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया मुद्दा उठाएं, बढ़िया से बढ़िया बात करें आपके लिए, आपकी आवाज को हर जगह ले जाए। तो फिटमेंट फैक्टर पर सर आते हैं। फिटमेंट फैक्टर में जैसे हुआ था कि पिछली बार जो है कि इस बार कहते 2.86 हो जाएगा, जो चर्चा है ना, इस पर चर्चा हम आपसे करेंगे जी। हम टर्म्स एंड रेफरेंस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, तो अभी तो बहुत डिटेल, अभी तो सिर्फ एक लाइन का आया है। रेफरेंस बहुत सारी चीजों के लिए और इस पर पूरी प्रतिक्रिया देने के लिए हम टर्म्स एंड रेफरेंस का इंतजार करेंगे। वो बिल्कुल सही सर, अभी तो हाँ, फिटमेंट फैक्टर के बारे में हमें जरूर कहना चाहते हैं कि सरकार की जो प्रथा रही है कि भाई डीए जोड़ा गया, अब डीए अभी 53% है, तो 1.53 तो वैसे हो गया, 100 वेतन हो गया, वेतन को एक मान के चलते हैं, 53% ये है तो 1.53 यही हो गया। अच्छा, वेतन प्लस डीए जो होगा तो 1.53 ऐसे हो गया आपका। हाँ। अभी क्या है कि जो वेतन निर्धारण है इस बार का सरकार को बहुत सजग रह के और न्यायपूर्ण ढंग से वेतन जो बनेगा, 8वां वेतन आयोग का जो भी वेतनमान होगा, न्यूनतम वेतन होगा, न्यूनतम वेतन ही निर्धारित होता है, उसी के आधार पर ऊपर तक के सारे स्केल निर्धारित होते हैं। तो आने वाले 10 साल में क्या स्थिति रहेगी? आज 2025 है, 10 साल में 2035 होगा। 2035 तक जितनी तन्मयता से देश के केंद्र के कर्मचारी, राज्य के कर्मचारी, सरकार का पूरा तंत्र ये अपनी जी जान लगा दें और 2035 तक आने वाले 10 साल के लिए ये वेतन निर्धारण होगा, तो जो वेतन में बढ़ोतरी की बात होती है, जैसे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर, बहुत सारी इंडस्ट्री वर्ल्ड का भी आता है कि तकनीकी क्षेत्र के में और विभिन्न इंडस्ट्रीज का, चाहे विप्रो हो, टिस्को हो, टेल्को हो, मैंने एक उदाहरण दिया आपको। वो एक अनुमान मूडीज है या जो हमारी विश्व की आर्थिक संस्थाएं हैं, वो एक अनुमान लगाती है कि कितने प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी होगी। तो देश को विकसित राष्ट्र बनना है, विकसित राष्ट्र बनने के लिए कर्मचारियों की पूरी क्षमता का दोहन करना है, वो आवश्यक है, तभी राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनेगा। तो उनको उस बात को गंभीरता से लेते हुए कि आने वाले 10 साल में लिविंग इंडेक्स क्या होगा, सबके जीवन यापन में सुधार हो रहा है। अभी मिनिमम वेज की बात होती है, आज भी इस देश में लिविंग वेज की बात होती है, फेयर वेज की बात नहीं होती। ये क्या अंतर है लिविंग वेज फेयर वेज? अब ये एक अलग विषय है कि मिनिमम वेज, लिविंग वेज, फेयर वेज। आज के परिस्थितियों के हिसाब से फेयर वेज जिसका जितना समाज में, उद्योग में, विभाग में कार्य की जिम्मेदारियों के अनुसार जिसका जितना योगदान है, उसका जीवन स्तर, उसके परिवार का जीवन स्तर, उसके बच्चों का जीवन स्तर, उसी हिसाब से उच्च शिक्षा किस तरह की कि जो देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचा सके, उस स्तर के उसको कम से कम फेयर वेज की बात सरकार को सोचकर अपने टर्म्स एंड रेफरेंस में, नीतियों के निर्धारण में ये निश्चित करना चाहिए। आप कहते हैं मिनिमम वेज, क्या मिनिमम वेज? जिसमें जीवन चल सके, दाल चावल रोटी सब्जी,
लिविंग वेज की आज के परिस्थितियों के हिसाब से समाज को देखते हुए जो जिस स्तर में है उसको उस हिसाब से लिविंग वेज। फेयर वेज उसके कार्य, उसकी क्षमता, उसका जो देश को जितना आगे, क्योंकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सरकार की नीतियों का, सरकार की किसी भी योजनाओं का क्रियान्वयन और देश को वास्तव में जमीन से लेकर और विकसित राष्ट्र बनने तक की जो प्रक्रिया होगी वो कर्मचारियों के बलबूते होगी, जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का होगा। तो एक उनके साथ फेयर वेज, न्याय संगत आज के और विकसित राष्ट्र के हिसाब से दुनिया के देश हैं। पे कमीशन भी बहुत से देश घूमने के लिए जाता है, सारे दुनिया के विकसित राष्ट्रों के आंकड़े भी इकट्ठा होते हैं। वो अलग विषय है जिस पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार जब ये महंगाई का वो सीपीआई इंडेक्स जारी करती है जी, तो वो अपना भाई कर्मचारी, कोई हर आदमी थोक सब्जी मंडी में जाके सब्जी लेने नहीं जाता, सब्जी तो वो अपने मोहल्ले में लेता है, ठेले वाले से खरीदता है। तो जो वास्तव में जो भाव, जो रेट, चाहे वो दाल हो, चावल हो, सब्जी हो, इस सब का जो वास्तव में आम कर्मचारी की पहुंच में, उसके क्षेत्र में सरकार लेती है 60 जगहों से पूरे देश भर में बताती है आंकड़े। लेकिन जो सरकार के रेट हैं, आप किसी भी पे कमीशन का रिपोर्ट उठा कर देख लें, आप उसमें जो रेट दिया हुआ है, क्या उस रेट में देश के हर भाग में वो सामान उपलब्ध है? नहीं है। सरकार शिमला से आकर इसका कार्यालय बना के रखा है कहने के लिए देश के 60 बड़े बड़े शहरों में विभिन्न मंडियों से वो भाव लेते हैं। तो ये एक वास्तविक, किसी को धोखा देने के लिए नहीं, जहां बड़ी ईमानदारी के साथ जो आम कर्मचारियों को उसके अपने क्षेत्र में, अपने गली मोहल्ले में जो बाजार का भाव है उसको कंसीडर करते हुए आज के समय के हिसाब से आप बहुत सारे एंटरप्रेनर्स, बहुत सारे नए अन्वेषण, उसके इंडस्ट्रीज, ये सब सरकार की घोषणा है। लेकिन सरकार से ये अपेक्षा है कि जो टर्म्स एंड रेफरेंस हो उसके अंदर बहुत सारी बातें देश को 2047 तक, फिर उसी बात को दोहराता हूं कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकसित देशों के कर्मचारियों के, उनके जो जीवन स्तर हैं उसके हिसाब से, जो उसके हिसाब से यहाँ का 8वां वेतन आयोग ये सुनिश्चित करे। अभी तो विकसित राष्ट्र बनने में 2025 है, 2047 का लक्ष्य है। आप समझे, हम सोचेगा आप इतने देर से जो विकसित है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है जो कह रही है कि हम 2047 तक जो हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, और जो तो वेतन आयोग, जो 8वां वेतन आयोग जो अब जो आज जो गठन की घोषणा हुई है, जो अब आएगा, जो उसमें अनुशंसा होगी, तो वो उन विकसित राष्ट्रों में जो कर्मचारियों को सुविधा मिलती उसके हिसाब से सुविधा हो। आपका कहना ये है? बिल्कुल ये कहना है। खाली विकसित राष्ट्र नाम का ना हो, विकसित राष्ट्र के जैसे सब कुछ मिलना भी चाहिए। जो कि पे कमीशन की समय सीमा निश्चित हो, ताकि जो भी वेतनमान है सरकार के पास पे कमीशन की रिपोर्ट समय से पहले आ जाए, और 1/1/2026 से 8वें वेतन आयोग के नए वेतनमान, नए भत्ते, छुट्टियों का प्रकरण और सारी चीजें ये पहले से पूर्व निर्धारित हो जाएं। अभी ये लंबी प्रक्रिया है। तो कुछ कमेंट्स ले लें? ले लीजिए, आप कमेंट लेना। ऐसे तो आपने सब कुछ कर ही दिया। संतोष फौजी साहब, जय हिंद। देखिए सर ने क्या कहा आपके बारे में, भाई मैंने कहा कि आज तो एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। ऐसा तो कोई पैरामिलिट्री होने के, भाई जो सुविधा, जो काम, मतलब पता नहीं सरकार क्यों उनको उस तरह से अलग करके रखी है, लेकिन जो काम पैरामिलिट्री करती है वो काम शायद जो है
जगह वो भी नहीं करते, क्योंकि पारा मिलिट्री तो मतलब सबसे ज्यादा शहादत उन्हीं की होती है। तो उस पर हम अलग से भी बातचीत करेंगे। अभी हम 8वें वेतन आयोग के बारे में बात कर रहे थे साथियों, तो हम ये कह रहे थे आपको कि देखिए इधर उधर की बात छोड़ के जो आपको हम लोग बता रहे थे इस प्लेटफॉर्म पे, जिसको कि हमने शुरू से ये रखा है कि एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म रहे, इधर सिर्फ कुछ चंद व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में कुछ गलत से नहीं कि 8वां वेतन आयोग आ गया, 1 तारीख को घोषणा होगा, बजट में ये होगा, तो ये सब नहीं। हमने आपको अंत तक कहा था कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। तो जो कल तक भी लोग आपको बता रहे थे कुछ नहीं होगा, तो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए, आपके मतलब की, आपके जरूरत की, आपके फायदे की खबर आपको बताते रहेंगे, आपके लिए लाते रहेंगे, और वो भी वैसी खबर जिस पर कि कोई मतलब एक बार आपके मन में ये बैठ जाए कि भाई अंगवानी पे सुन लिया तो मतलब सच है, अब उसको कहीं से कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को लेकर, इस मकसद के साथ हम चैनल को चला रहे हैं, आगे आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर आप, क्योंकि देखिए हम जानते हैं एक सरकारी कर्मचारी दिन भर काम करके परेशान रहता है दफ्तर में, कभी घर से वो ऐसे ही जाता है, वहां बॉस या जो उसका सीनियर है उससे वो सुनता है, तो वो ऐसे ही हौच पौच रहता है। अब शाम में भी आके कुछ से कुछ जो है चैनल पे चला दे आदमी, तो लगेगा अरे भाई, तो उसको लगे जीवन में कुछ है ही नहीं। तो हम आपको वो शांत जगह, आपके मतलब कि आपके सुकून की खबर आपको बताना चाहते हैं, इसलिए इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब करके बढ़ाते रहिए तमाम। सर ऐसा नहीं कि कहीं जाके ठेला वाला, रिक्शा वाला नहीं, आपका सरकारी कर्मचारियों का चैनल है, तो उनके बीच चैनल को फैलाइए। देखिए यही कारण है, इन सब चीजों को हमने माना है, तभी हम सब्सक्राइबर में, हाँ अब उतने भी कम नहीं है, लेकिन हाँ कम है। जैसा कि आजकल देखते हैं हमारा ही वीडियो लेके लोग मिलियन, 5-5 मिलियन वाले हमारा वीडियो चलाते हैं, जब उनको कॉपीराइट आता तो 5 मिलियन वाले एकदम मैसेज फोन करके कहते हैं कि सर गलती हो गई, आपको चैनल छोड़ दीजिए। तो इसलिए कहते हैं कि आप चैनल को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, और हम तो आपकी आवाज जो है, आपके मुद्दे वो उठाते रहेंगे। तो हम कुछ कमेंट्स लेते हैं। सर ने फिटमेंट फैक्टर के बारे में बता दिया। देखिए आप रेलवे ग्रुप वाला जो है टेक्निकल पोस्ट पर, इसके लिए तो अलग बात करेंगे ना, इसके लिए क्यों, अभी 8वें वेतन आयोग का है, आपके लिए तो हम बात करते ही रहते हैं। तो इसमें कुछ बोलना चाहेंगे आप रेलवे ग्रुप डी पर भी? ग्रुप डी का तो अब ये सारे जितनी बातें हमने करी हैं वो तो सब ग्रुप डी से ही शुरू होनी है। ग्रुप डी ही निर्धारित करता है न्यूनतम वेतन की शुरुआत। पहला ग्रेड तो मिनिमम वेज जो न्यूनतम वेतन है वो बेचारे ग्रुप डी को ही से तो शुरुआत होती है। वो जितनी बातें हमने कही वो सब ग्रुप डी के लिए ही है। हाँ वो जो है जी। तो ये आपको अजय मिश्रा जी आपको धन्यवाद देने सर कि ये सब आप लोगों के संघर्ष का ही परिणाम है। ये सरकार को ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन और नेशनल काउंसिल जेसीएम कभी उलूल जुलूल या चंदा मामा की मांग नहीं करती। न्याय संगत और जो क्षमता है नेशनल काउंसिल जेसीएम की, जिसमें सभी केंद्र के विभाग हैं, सरकार को उसका अंदाजा है। और सरकार, ठीक है थोड़ा विलंब हुआ है, ये निर्णय थोड़ा जल्दी होना चाहिए था, पे कमीशन को समय ज्यादा मिलता, लेकिन अब ये सरकार को देखना है कि जो समय सीमा है वो अब केवल 11 महीने 15 दिन की है, 14 दिन बल्कि। सर मतलब ऐसा पहले भी हुआ होगा कि वेतन हमेशा गठन तो लेट ही हुआ है, लेकिन समय से मिला है ना, तारीख उसकी नहीं बदली। 10 साल के, बिल्कुल जो भी 10 साल का है वो हमेशा उसी तारीख से लागू हुआ है। तो मतलब कर्मचारियों को 2026 से ही होगा। मतलब उनको सोचने की जरूरत नहीं, भले रिपोर्ट मान लो कुछ से कुछ हो जाए 27 में 28 में भी आएगा, लेकिन मिलेगा 1-1-26। इतना क्यों आएगा? उसी टर्म्स एंड रेफरेंस की बात मैंने की है। सरकार सदस्यों की संख्या बढ़ा दे, सरकार अपनी मशीनरी लगा दे, जो काम समय से होना है 2047 में, राष्ट्र विकसित होना है तो 2047 में होना है, वो आगे नहीं जा सकता है। उसके लिए व्यवस्था सरकार को करनी है। ये सरकार को सोचना है कि वो किस तरह से मैनेज करे कि जो 1-1-2026 को देश का कर्मचारी जो केंद्र का होगा वही दूसरे दिन से तीसरे दिन से राज्य सरकार के कर्मचारियों का लागू होगा। उनसे भी परामर्श करती है ये जो
पे कमीशन है केंद्र सरकार का, हाँ। ये राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों से भी परामर्श करके राज्यों की भी स्थिति को देखता है। ये सारी लंबी प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया एक आप साल में अभी- हो जाएगी। अब ये हाँ सब हो जाए, सब हो सकता है, मतलब हो ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है। मतलब सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सरकार होती इसीलिए है। हाँ, तो मतलब आपको परेशान या चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेतन आयोग में मिलेगा आपको 1/1/26 से ही, भले रिपोर्ट कभी भी आए, लेकिन जैसा कि सर बता रहे हैं, अगर देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है तो आपको जो है वेतन आयोग भी जो है, डीए की वजह से कर रहे हैं। ये सर एक बड़ा अच्छा कमेंट लोग कर रहे हैं कि वेतन आयोग जो फिटमेंट फैक्टर की वजह से जो है वो क्या डीए कम रहेगा, ऐसा कुछ है? ऐसा है कि जब भी वेतन आयोग आता है तो जितना डीए उस तारीख तक रहेगा, अभी तो 2025 के 31 दिसंबर का जो महंगाई है वो 1 जनवरी को उसका आकलन होगा। जी जी। अमूमन तो आकलन होने में सरकार 2 महीने लगा देती है, मार्च से पहले घोषणा नहीं हो पाती कि हाँ पिछले जो 1 जनवरी से महंगाई भत्ते का क्या होगा। लेकिन 31 दिसंबर 2025 तक के जो सीपीआई इंडेक्स है उसके हिसाब से महंगाई के 24% होगा। वो जोड़ते हुए आने वाले समय का आकलन करते हुए ये निश्चित होगा। तो उस तारीख को तो डीए 0 हो ही जाता है, 1 जनवरी 2026 को डीए 0 हो जाएगा। हाँ, तो साथियों ये फिर आप लगता है कहीं और से देख के आगे किसी दूसरे चैनल वैनल से, जहां पे कह दिया वो उसको एक सनसनी फैलाना था कि डीए 0 हो गया और खत्म हो गया, तो वो ऐसा नहीं है, कम रहेगा। सर ने आपको क्लियर कर दिया, अनुमानित डीए सर ने आपको बिल्कुल 31 क्लियर कर दिसंबर दिया। तक का जो होगा उसको पूरा मर्ज करते हुए ये सारी चीजें जो गणना होगी वो उस हिसाब से होगी, सर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सर प्रकाश सैनी जी हैं, वो कह रहे हैं कि सर नेताजी से पूछिए लोकोसेड और CNW कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस क्यों नहीं मिलता है, जबकि उनका काम बहुत रिस्की होता है। रिस्क अलाउंस और हार्ड ड्यूटी अलाउंस, ये विषय पर 7वें वेतन आयोग ने भी सरकार को निर्देशित किया था कि इसके लिए सरकार और सरकार के विभिन्न विभाग इसको वो करेंगे। और ये जहां तक रेल मंत्रालय और इन्होंने रनिंग शेड और वर्कशॉप और टीआरडी, बहुत सारे हमारे विभाग जितने भी तकनीकी कर्मचारी हैं उसमें अधिकांश रिस्क और हजार्ड अलाउंस पाने के हकदार हैं। इसमें एक कमेटी का गठन हो चुका, कमेटी के साथ में सालों इस पर डिस्कशन निर्णय हो चुका और वो रिपोर्ट वित्त मंत्रालय में लंबित है पिछले कई महीनों से। लगातार हमारे महामंत्री ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन उसके लिए प्रयासरत है। हमें आशा है कि वो पे कमीशन की प्रतीक्षा नहीं करेगा रेल मंत्रालय, अपने तरफ से भी पैरवी करके जो नेशनल काउंसिल JCM और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की जहां तक बात है वो हमारा प्रयास जारी है। हमें आशा है कि हम जल्दी ही उसको वित्त मंत्रालय से निकलवाने में कामयाब होंगे। तो साथियों मुझे लगता है चर्चा काफी लंबी, सर को भी जाना है, तो हम कुछ चर्चा को विराम देते हैं। और सर क्या कुछ और मतलब आखिर में कुछ कहना अभी तो साल बाकी है, अभी तो टर्म्स रेफरेंस आने दीजिए, बहुत सारी चर्चा होगी। हम अपने युवाओं को पूरी तरह से सजग करेंगे कि पे कमीशन के जो विभिन्न पहलू हैं, टर्म्स एंड रेफरेंस है, जब वो आ जाए तो फिर इस पर विस्तार से चर्चा। आपको देख के लोगों का मन ललच रहा है। जैसे घनश्याम जी मनरेकर जी कह रहे हैं रनिंग स्टाफ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो रेलवे पे आगे। हाँ, उनके साथ अन्याय है। मालगाड़ी का भी ड्राइवर 4200 ग्रेड पे में, और राजधानी शताब्दी और दुरंतो और इसका भी ड्राइवर 4200 में। ये तो अन्याय है ना, खुला अन्याय है भाई। तो इनके साथ न्याय नहीं हुआ, उसके लिए लड़ भी रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि 8वां वेतन आयोग भी इसको गंभीरता से लेगा और हम लोग गंभीरता से रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो साथियों इस लाइव सेशन में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। हम फिर रोज की तरह आपसे रात में हम आपसे रूबरू होंगे, उस समय और भी बातें करेंगे। तब तक हम कुछ और जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं कि जैसे ग्रुप डी क्या है, ग्रुप डी वैकेंसीज इंक्रीज करने कुछ बोलिए सर, उस पर बोल ही दीजिए। बहुत देर से जो है सर जो उस पर लगे हुए हैं कि ग्रुप डी वैकेंसी इंक्रीज करने पर कुछ बोलिए, वो कह रहे हैं।
ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज कराने के लिए पूरा प्रयास किया है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने। और अभी ग्रुप सी की भी, जेई की भी, और ये सारी जितनी वैकेंसी इन्होंने निकाली थी उसको डबल कराया गया है। वो तो पब्लिक डोमेन में है। जो और वैकेंसियां निकलेगी उसको भी हम इस नजरिए से कि भाई जो आज की तारीख में भी लगभग 2.5 लाख खाली है वैकेंसी, उनको देखते हुए नीचे से ही तो ऊपर जाएगा, तो वो वैकेंसी बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो साथियों, इसमें इजाजत है। देखिए, अभी आज बस खुशी मनाइए कि 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान हो गया। मतलब अब जो आप जो सोच रहे थे, परेशानी में थे, चिंता में थे, टेंशन में थे, जिसके लिए आप बीपी शुगर अपना सब खराब कर रहे थे, अब वो करने की जरूरत नहीं। अब आराम से एंजॉय करिए कि चलिए ये हो गया। अब इसके बाद जो क्या आता है उसमें टर्म्स रेफरेंस, जो सर बार बार करें कि उसमें सरकार क्या क्या लगाती है, पेंच की क्या होगा नहीं होगा, कौन होगा, ये सब चीजें पता चलेंगी। फिर जो है हम आपको चर्चा जान ही लिए सर कही रहे भाई ये पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी क्षमता से हमारा कर्मचारी लगा हुआ है। देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, कर्मचारियों के बलबूते ही बनेगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे सारे कर्मचारी अन्याय के खिलाफ चुप न रहें, आवाज बुलंद करें। हम संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नेशनल काउंसिल अपने साथियों की जीवन, उनके परिवार, उनकी सुरक्षा, सब चीजों के लिए तत्पर है समय पर। लेकिन ये भी आवश्यक है कि हम अपने अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत, परिश्रम, लगन और क्षमता के साथ अपने कार्य में तब्दील करें। हम अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखें। आपके हक की जिम्मेदारी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नेशनल काउंसिल जेसीएम की है। हम लोग उसका निर्वाह करेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। तो साथियों, वगैरह का और जो डिटेल आएंगे उसको हम पता करके आपके साथ फिर जुड़ेंगे, आपको शेयर करते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपको भी खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। आपको आज 8वां वेतन आयोग मिल गया। आगे और जो भी होगा हम अपडेट करें। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, और आप ऐसे ही चैनल को खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब करिए और ज्वाइन भी करिए थोड़ा सा, ताकि हमें जो है और मजबूती मिले चैनल पे काम करने में। ठीक है साथियों, धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, कहाँ पे महामंत्री जी? महामंत्री जी इस समय तो खैर बड़ौदा हाउस में है।